तेलंगाना में एक जिला है सिद्दीपेट। यह सिद्दीपेट राजधानी हैदराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। पिछले कई महीनों से सिद्दीपेट की पुलिस जो है काफी परेशान थी। परेशान होने की वजह यह है कि इस जिले में एक खास इलाके में रह रहकर महिलाओं की अधजली लाशें मिल रही थी। और ये लाशें जो है वो एक साथ नहीं, अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड तरीके से मिल रही थी। और पुलिस इन लाशों की पहचान पता करने की कोशिश करती। पहचान किसी मामले में पता चल भी जाए तो भी तफ्तीश जब आगे बढ़ाती तो कोई क्लू, कोई हेडवे नहीं मिलता। ये लाशें चूंकि खासकर ग्रामीण इलाकों में मिल रही थी और जिसे हम कंट्री साइड कहते हैं उस तरह की जगहों पर मिल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन थे जहां कोई प्रॉपर सीसीटीवी का कवरेज भी नहीं था, जिससे ये पता चले कि जो महिलाएं हैं उनकी हत्या जहां पर हुई वहां पर कौन आया कौन गया, या फिर लाशें जहां पर फेंकी गई वहां पर कौन आया कौन गया। तो सिद्दीपेट पुलिस जो है वो काफी परेशान थी। हुआ ये कि अभी रिसेंटली हाल ही में 8 अगस्त को, यानी इसी महीने की बात है 2026, 8 अगस्त को रमक्कापेट एक इलाका है उस जिले में, वहां पर एक महिला की उसी तरह अधजली लाश मिली जिस तरह की लाशें पहले मिल चुकी थी। पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो रमक्कापेट की पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है, आधी जली हुई, और मौका वारदात पर जो तिनके या घास हैं वो सारी चीज़ें भी जली हुई हैं, जिन्हें देखकर इस बात का पता चला कि उस डेड बॉडी को यहाँ जलाया गया था, या फिर या ऐसा भी हो सकता था कि हत्या हुई हो वहीं और वहीं पर उसकी लाश जलाई गई हो। अब पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। पूरे सीन ऑफ क्राइम को सबसे पहले पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया, घेर दिया, और उसके बाद जो डेड बॉडी थी उससे कुछ डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई क्लेमेंट, कोई दावा करने वाला उस महिला के बारे में आए, उसके घर के लोग आए, तो डीएनए सैंपलिंग से ये पता चल पाए कि ये वाकई वही महिला है या नहीं, मतलब पहचान स्टैब्लिश हो पाए। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की शुरुआत की। जिस जगह पर लाश मिली थी वहां एग्जैक्टली तो कोई सीसीटीवी कैमरा या फुटेज नहीं था, लेकिन आसपास के इलाके में उधर जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने उन जगहों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने और चेक करने शुरू कर दिए। ये कोशिश पुलिस की चलती रही, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बावजूद इस मामले में पुलिस को शुरू में कोई लीड, कोई हेडवे नहीं मिल पाई। उधर इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी थी। अगर मैं बात करूं तो इसी साल मई के महीने में 28 मई को ऐसी ही एक अधजली लाश अच्चुमाईपल्ली नाम के एक जगह से मिली थी, जो एक जंगली इलाका है। वहां पर भी मिडिल एज्ड एक महिला की अधजली लाश मिली थी, जिसको शायद किसी ज्वलनशील पदार्थ से पेट्रोल वगैरह डालकर जिसे जलाकर मारा गया था। उस महिला की पुलिस ने पहचान भी पता कर ली थी। उसका नाम था कुंटा रेखा, जो अकेली रहती थी और एक डबल बेडरूम हाउस की वो ओनर थी। अब उसका कत्ल किसने किया, इसके बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस उस इलाके की भी, जो अच्चुया माइली मायापल्ली का जो इलाका है, उस इलाके की पुलिस भी जो है इस महिला के बारे में पता कर रही थी। इसकी पहचान पता होने के बाद दोस्तों, दुश्मनों के बारे में पता कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई लीड, कोई क्लू उस कत्ल के मामले में नहीं मिल पाई। इससे पहले तकरीबन महीने भर पहले, महीने भर नहीं, साल भर पहले, जून 2025 में भूमपल्ली गांव की एक महिला, उसकी भी लाश इसी तरह जली हुई हालत में मिली थी, और वो गांव के पास ही जली हुई हालत में मिली थी। उस महिला की पहचान अन्नपूर्णा के तौर पर हुई, लेकिन उस केस को भी पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई थी। यानी साल भर से तकरीबन ये सिलसिला चल रहा था। महीने दर महीने, बीच बीच में कुछ गैप्स के बाद महिलाओं की लाशें मिल रही थी, सारी लाशें जली हुई मिल रही थी। कुछ लाशों की, मरने वाली महिलाओं की पहचान भी पता चल रही थी, लेकिन कत्ल कौन कर रहा था, कौन इसके पीछे था, दुश्मनी क्या थी, इसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तकरीबन हर मामले में शुरुआत में पुलिस इन सारे केसेस को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देख रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इन केसेस के पीछे कौन हो सकता है। क्या सारे कत्ल किसी एक ही आदमी ने किए हैं, या फिर ये अलग अलग केस स्टडीज हैं, अलग अलग दुश्मनी के या लूटपाट के मामले हैं। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेटेस्ट मामला है जिसमें 8 अगस्त को एक महिला की लाश मिली, उस महिला की पहचान पुलिस पता करने की भरसक कोशिश कर रही थी। रमक्कापेट इलाके में जो पुलिस थाना है वहां पर और आसपास के इलाकों में उस एज ग्रुप की कोई महिला अगर गायब हो, गुमशुदा हो, तो उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने लगी। कोई मिसिंग कंप्लेंट, कोई मिसिंग रिपोर्ट मिले। और जब पुलिस ये कोशिश करती रही कई दिनों तक,
तो आखिरकार उस महिला की पहचान जो है वो पता चल गई। उस महिला की उम्र थी 45 साल और उसका नाम था अतिकम विजय। वो उसी भूमपल्ली गांव की रहने वाली थी जिस भूमपल्ली गांव की अन्नपूर्णा नाम की एक महिला की तकरीबन साल भर पहले लाश मिली थी। अब अतिकम विजय की जब पहचान हो गई तो पुलिस के लिए इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाना थोड़ा आसान हो गया। प्रीवियस मामलों में पहचान को लेकर भी पुलिस कई महीनों तक स्ट्रगल कर रही थी। इस मामले में महिला की पहचान थोड़ी आसानी से हो गई। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। आसानी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था। तो जब तफ्तीश आगे बढ़ी, महिला की जब पहचान पता चल गई, तो पुलिस ने फिर उस महिला की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। ये चेक करने के लिए कि महिला की किससे बातें होती थी, किससे मिलना जुलना था, या मौत से पहले आखिरी बार किससे बात हुई थी। इन सारी चीज़ों को फ़ोन के जरिए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस एक्सप्लोर कर रही थी, चेक कर रही थी। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी देख रही थी और मैनुअल पुलिसिंग जिसे हम कहते हैं, यानी मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करके मुखबिरों के जरिए पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ये अतिकम विजय कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ उठती बैठती है, घर में क्या रिलेशनशिप है लोगों के साथ, क्या है, ये सारी चीज़ें पुलिस पता कर रही थी। लेकिन सीडीआर की जो पुलिस ने जांच की उसमें पुलिस को कुछ भी बहुत अनयूजुअल बात नजर नहीं आई। मतलब एक होता है ना कि किसी से बहुत ज्यादा बातचीत कर रही हो, बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत कर रही हो, घर में मान लीजिए शादीशुदा है, पति है, इसके बावजूद किसी और आदमी से इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो सीडीआर के जरिए पुलिस को कोई बहुत कंक्रीट क्लू अतिकम विजय की मौत के बारे में पुलिस को नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस ने जो मैनुअल पुलिसिंग की मदद ली, जो मुखबिरों की मदद ली, उससे पुलिस को एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन अतिकम विजय की गुमशुदगी यानी मौत से पहले उसकी गुमशुदगी के बारे में मिली। पुलिस को पता चला कि अतिकम विजय आखिरी बार उसी गांव के पास एक किराने की दुकान पर देखी गई थी। अब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी उस किराने की दुकान और उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में। किराने की दुकान पर कब देखी गई थी, किसके साथ आई थी, किसके साथ गई, कितने बजे आई, पुलिस सारी जानकारी जुटाने लगी। और जब पुलिस ये सारी कोशिश करने लगी तो पुलिस को पता चला कि उस महिला के साथ एक और महिला देखी गई थी जो पास की ही रहने वाली है और उसका नाम है रजीता। अब पुलिस को एक क्लू, एक हेडवे अतिकम विजय की मौत को लेकर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। हालांकि अभी भी तफ्तीश में सच्चाई तक पहुंचना बहुत दूर की बात थी। एक महिला के साथ वो देखी गई थी और उस महिला की पहचान पुलिस को पता चल गई। अब पुलिस ने जब उस महिला के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक गृहिणी है और बिल्कुल एक सामान्य पारिवारिक महिला है जिसे एक बेटा है तकरीबन 17, साढ़े 16, 17 साल का, और घर में पति है। और इसके अलावा और कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उस महिला का नहीं है। पुलिस सोच में पड़ गई कि रजीता का क्या वाकई इस मर्डर से कोई कनेक्शन है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेशक वो रजीता के साथ देखी गई हो लेकिन कत्ल उसका किसी और ने किया हो। पुलिस को ये सारी चीज़ें पता करनी थी, पुलिस को ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी थी। अब पुलिस ने और तफ्तीश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाई और एक एक करके रजीता के बारे में और जानकारी जुटाने लगी कि रजीता कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, किसके साथ घूमती है। तो पुलिस को पता चला कि रजीता का जो एक माइनर सन है जो तकरीबन 17 साल का है, उसके साथ अक्सर वो देखी जाती है। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी रजीता के साथ उसका वो जो बेटा है वो मौजूद था। ऐसे में पुलिस को लगा कि इनको सिर्फ इसलिए छूट नहीं दी जा सकती पूछताछ से या इंटरोगेट करने से कि ये एक हाउसवाइफ है या एक नॉर्मल होम मेकर है, इस वजह से छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुलिस ने रजीता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और चूंकि नाबालिग लड़का था साथ में तो नाबालिग लड़के को हिरासत में तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उसे भी अलग अलग तरीके से पूछताछ के लिए सादे कपड़ों में पुलिस ने बुलाया। इसके बाद पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की और अतिकम विजय जिसकी लाश मिली थी उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो इन दोनों के जवाब में, माँ बेटे के जवाब में पुलिस को कुछ फर्क, कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आए। ये जो कहानियां अपनी बेगुनाही के और अतिकम विजय से मिलने बात करने के सुना रहे थे, उस कहानियों में थोड़ा सा फर्क था और इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी पुलिस को शक हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि यार ये कुछ छिपाने या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस ने जब और जानकारी जुटाई तो पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिस सीसीटीवी फुटेज में रजीता एक मोपेड में उस घटना के दिन जाती हुई नजर आ रही थी। अब पुलिस ने यह भी पता किया कि क्या उस घटना स्थल पर जिस तरफ वो डेड बॉडी मिली थी, क्या उस तरफ मोपेड से रात को रजीता या कोई और गई थी या नहीं। पुलिस ने ये सारा चीज़ भी पता करना शुरू किया और जब पुलिस ने ये सारे एक्सरसाइज कैरी किए, जब पुलिस ने ये सारी बातें पता की तो पता चला कि हाँ, रात को रजीता जो है अपने उसी नाबालिग बेटे के साथ उस मौका वारदात की तरफ जहाँ वो बॉडी मिली थी वहाँ से गई थी, उस तरफ गई थी। अब पुलिस ने इनसे सख्ती की और जब सख्ती की
तो थोड़ी सख्ती के बाद ये दोनों माँ बेटे टूट गए और इन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने ही भूमपल्ली गांव की रहने वाली 45 साल की महिला अतिकम विजय की हत्या की थी। और उन्होंने ये बताया कि हत्या करने के बाद उन्होंने रात के वक्त उसी मोपेड पर अतिकम विजय की लाश को बीच में बिठाया जैसे मानो वो जिंदा हो, और उसके बाद उस लाश को ले जाकर उस रमक्का पेट के सुनसान इलाके में फेंका और पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क कर उन्होंने आग लगा दी। इसके लिए उन्होंने एक पेट्रोल पंप से बाकायदा पेट्रोल खरीदा भी था ताकि वो लाश को फूंक सके, जला सके। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हुई तो खुद पुलिस की भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये माँ बेटे मिलकर आमतौर पर इस तरह का अपराध प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह कोई करता नहीं है। इसलिए भी नहीं करता है, गुस्से में आकर कोई परिवार के दो लोग मिलकर या माँ बेटा मिलकर किसी की हत्या कर दे, मान लीजिए कोई किसी को बहुत टॉर्चर कर रहा हो, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड तरीके से किसी ऐसे आदमी को टारगेट करना जिससे कोई दुश्मनी ना हो, उसकी हत्या करना, ऐसा इन्होंने कैसे किया? ये जानकर सोचकर खुद जो सिद्दीपेट जिले की पुलिस है वो भी परेशान थी। तो इनसे जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि इनका इरादा उस महिला के जो जेवरात हैं सोने चांदी के जो वो पहने हुई थी उसे लूटने का था, और इसी इरादे से उन्होंने अतिकम विजय की जान ली और उसके बाद उनकी लाश भी जला दी। अब पुलिस के दिमाग में वो जो प्रीवियस मर्डर केसेस सामने आए थे जिसमें 2 और महिलाओं की हत्या हुई थी, 2025 जून के महीने में अन्नपूर्णा की, और इसी साल मई के महीने में एक और महिला जिसका नाम कुंटा रेखा है उसकी जो हत्या हुई थी, पुलिस को उनका भी ख्याल आया और पुलिस को लगा कि यार उनकी जो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की यानी लाशों को ठिकाने लगाने का तरीका था, वो मोडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल अतिकम विजय की हत्या के बाद जिस तरह से उनकी लाश को ठिकाने लगाया गया उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। तो पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने वो हत्याएं भी की हो, क्योंकि लूटपाट ही इसका मकसद था। और उन हत्याओं के बारे में भी पुलिस को जो शुरुआती शक पुलिस को समझ में आई थी वो लूटपाट की ही थी। तो पुलिस ने अब इन दोनों माँ बेटे से और सख्ती की और इनसे इनके पुराने गुनाहों के बारे में पूछताछ की, और जो शक पुलिस को था वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। इन्हीं माँ बेटे ने मिलकर उन दोनों महिलाओं की भी हत्या की थी। और इस तरह से देखा जाए तो ये बैक टू बैक 1 साल के अंदर 3 महिलाओं की जान ले चुके थे, और एक ही तरीके से जान लेकर अगवा करके पहले गला घोंट कर और फिर उसके बाद शव को किसी सुनसान इलाके में फेंक कर पेट्रोल से आग लगाकर सबूत मिटाने की ये कोशिश करते थे। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं से लूटपाट करने का था, उनकी कीमती चीजें और जेवरात लूटने का था। अब इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने ये पूरी कहानी पुलिस के सामने सुनाई। ये टूट गई, दोनों टूट गए और पुलिस को पूरी कहानी बताई। इनके पास से तकरीबन 10 लाख रुपए की ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की, और शॉकिंगली पुलिस को यह भी पता चला कि कम से कम 4 और ऐसी महिलाएं इनके टारगेट पर थीं जिन महिलाओं के बारे में ये जानकारी जुटा रही थी और रेकी कर रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग इस पूरे सीरियल किलिंग का जो पहलू है वो ये है कि ये दोनों माँ बेटे कत्ल करने से पहले बाकायदा बहुत एक्सटेंसिव होमवर्क करते थे। यानी इतनी गहराई से ये अपने शिकार को चुनते थे कि ये इंश्योर करते थे कि वो कभी पकड़े न जाएं। और यही वजह है कि 3 कत्ल के बाद भी इनके बारे में पुलिस को शुरू में कोई जानकारी नहीं थी, ब्लाइंड मर्डर केसेस थे। लेकिन जो तीसरा कत्ल हुआ उस मामले में पुलिस को एक मुखबिर के जरिए इनके बारे में क्लू मिली, और क्लू मिलने के बाद जब जांच आगे बढ़ा तो पता चला कि रजिता और उसका नाबालिग बेटा ही जो है वो सारी महिलाओं के कत्ल के दोषी हैं। अब ये होमवर्क कैसे करते थे? इनके होमवर्क करने का तरीका ये था कि ये सबसे पहले ये पता करते थे कि कौन सी महिला वल्नरेबल है, मतलब कौन सी महिला ऐसी है जिसे वो आसानी से टारगेट कर सकते हैं। अब वल्नरेबल महिला कौन होती है? या तो जो अकेले रहे, या फिर उसकी किसी से दुश्मनी हो, या फिर वो सुनसान जगहों पर रोज अकेले कहीं घूमने टहलने जाती हो। इस तरह की महिलाओं को वो टारगेट करते थे और उसकी बाकायदा लिस्ट बनाते थे। अब ये जो अतिकम विजय है इसके बारे में इनको ये पता चला था, जब ये रेकी कर रहे थे इनको ये पता चला था कि अतिकम विजय का अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ जो है विवाद चला रहा है जमीन जायदाद को लेकर। तो इनको ये लगा कि अगर अतिकम विजय की हत्या हो जाती है और हम उससे लूटपाट करते हैं, लाश को फेंक देते हैं, जला देते हैं, तो सीधा शक जो है उन रिश्तेदारों पर ही जाएगा जिनके साथ अतिकम विजय की लड़ाई चल रही है। तो इनको लगा कि ये बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट है और अतिकम विजय को मारने के बाद वो आसानी से बच निकलेंगे, क्योंकि पुलिस जो है उसके अतिकम विजय के जो प्रॉपर्टी रिलेटेड एनिमीज है उनको पुलिस ढूंढ रही होगी। शुरू में ऐसा हुआ भी था। पुलिस जो है जब मर्डर केस का मोटिव तलाश रही थी उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो पुलिस को पता चला कि उस महिला की किसी से कुछ रिश्तेदारों से ही विवाद है। पुलिस ने उन रिश्तेदारों से भी पूछताछ की थी और पुलिस का शक भी उन पर गया था। ठीक इसी तरह से
जो भूमपल्ली गांव की एक महिला थी जिसका पिछले साल कत्ल हुआ था, नाम था अन्नपूर्णा। उसके बारे में जब पुलिस ने पता किया तो ये भी पता चला कि वो महिला जो है वो अकेली रहती थी। और न सिर्फ अकेली रहती थी, वो जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए अकेली निकला करती थी। इन लोगों ने उस महिला को टारगेट कर लिया था कि वो अकेली, उसका मूवमेंट है और उसको इजीली हम वहाँ से अगवा भी कर सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। सुनसान जगह पर वो अकेली घूमने जाती है। और इसी के अलावा जो एक महिला के बारे में मैंने आपको बताया जिसका नाम था कुंटा रेखा, वो कुंटा रेखा जिसकी लाश अच्चुमापल्ली इलाके में मिली थी, वो कुंटा रेखा जो है वो 2 बेडरूम हाउस में अकेली तो रहती ही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पर उसने प्रोफाइल बना रखी थी और बहुत सारे लोगों से वो कम्युनिकेट किया करती थी। इनको ये पूरा यकीन था कि अगर वो कुंटा रेखा नाम की उस महिला को टारगेट करेंगे, तो चूँकि वो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, तो पुलिस की जाँच जो है उसी सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द उस महिला से कम्युनिकेट करने वाले लोग जो उससे ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमेगी और इन पर कोई शक नहीं करेगा। काफ़ी हद तक ये अपने इस तरह के होमवर्क में कामयाब भी रहे। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, उसमें मैंने रेकी करने की बात तो बताई, लेकिन रेकी करने का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट या तरीका इनका ये था कि ये रैंडमली आस-पास के इलाकों की चाय की दुकानों में जाते थे, माँ-बेटे, और वहाँ चाय पीते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इधर-उधर की बातें लोगों से करते थे और ये जानकारी जुटाते थे कि कौन महिला कहाँ रहती है, किससे मिलती है, कौन अकेली रहती है, किसका किससे पारिवारिक विवाद है, किसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। ये सारी जानकारी ये लोग चाय की दुकान से इकट्ठा करते थे। आप सोचिए, हमारे आपके बीच जैसे हम मान लीजिए चाय की दुकान में गए हैं और बगल में कोई सीरियल किलर हमसे पूछताछ कर रहा है, बातचीत कर रहा है और हमें दूर-दूर तक इस बात का कोई गुमान ना हो कि हम जिसको जाने-अनजाने किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो एक सीरियल किलर है और वो किसी की जान लेने वाला है, तो फिर हम लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी? ज़ाहिर है अगर हमें पता चलेगा तो हम बहुत ही शॉक्ड होंगे। इस मामले में अब उस इलाके के लोग हैरान हैं क्योंकि चाय की दुकान पर ये रजिता और उसका नाबालिग बेटा कई लोगों से मिल चुके थे, बातचीत कर चुके थे। कई लोगों ने अनऑफिशियली, ऑफिशियली बातचीत करते हुए बहुत सारे लोगों के बारे में इनसे चर्चा की थी। अब वहाँ के लोग हैरान हैं कि ये दोनों माँ-बेटे कितने शातिर, कितने खतरनाक थे। तो खैर पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। 3 मर्डर केसेज़ का पुलिस को पता चला है। 4 और प्रोबेबल केसेज़ जो होने वाले थे, उनको पुलिस ने फ़ेल कर देने का दावा किया है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश अभी आगे कर रही है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में कोई और जानकारी, कोई और इन्फॉर्मेशन अगर मिले तो मैं उससे भी आप लोगों को अपडेट करूँगा।